हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैं आपके लिए 11th फिजिक्स की वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम 11th फिजिक्स का पहला अध्याय पढ़ेंगे। तो ये वीडियो मैंने इस तरीके से बनाया क्योंकि जो हमारा पहला वीडियो है, जो पहला चैप्टर है, उसमें पूरा थ्योरिकल है, इसलिए इस वीडियो को मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं हमारा 11th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। तो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भौतिक जगत, यूनिट फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत। इस वीडियो में हम भौतिक जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा भौतिकी का अर्थ। तो हमारा भौतिकी का अर्थ होता है हमें अपने चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है उसे हम प्रकृति कहते हैं। अर्थात हमारे चारों ओर जो आवरण फैला हुआ है वो सब क्या है, हमारा प्रकृति है। उदाहरण के लिए दिन रात का होना, मौसमों का परिवर्तन, ज्वार भाटा यानी जो समुद्र में उठती हैं, ज्वालामुखी, इंद्रधनुष, आकाशीय पिंडों की गति आदि। आदिकाल से ही मनुष्य इन सभी प्राकृतिक घटनाओं एवं प्रकृति को समझने एवं उसके सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयास करता रहा है। नित्य प्रकृति के बारे में नवीन तथ्य ज्ञात होते हैं और इन्हें समझने से की हमारी जिज्ञासा भी बढ़ती है। तो हमारी जो विज्ञान की परिभाषा होगी तो वो सीधी सरल है कि प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन करना एवं इससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी जो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी का हमें सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध, क्रम बाय क्रम हम जो अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो जो ब्लैक लाइन दिख रही है वो हमारी विज्ञान की परिभाषा हो जाएगी और जो बाकी दिख रहा है वो सब बेसिक नॉलेज है। इसको आपको सिर्फ ओनली याद रखना है। इसके बाद हमारा आगे आता है कि जो विज्ञान है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। जो हमारा साइंस है, इंग्लिश में जो साइंस होता है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात साइंस का ही अर्थ क्या होता है, जानना। अरबी भाषा के शब्द इल्म, जो अरबी भाषा है उसमें जो शब्द है इल्म, उसका अर्थ भी होता है ज्ञान। विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितनी की मानव जाति। जिस प्रकार मानव जाति प्राचीन है उसी प्रकार हमारा जो विज्ञान है वो भी उतना ही प्राचीन है। विज्ञान की प्रगति विशेष 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक हुई, जिसमें विश्व के अनेक देशों यानी जो हमारे विज्ञान है उसकी जो शताब्दी जो उत्पत्ति हुई थी 16वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य हुई है। और इसमें विश्व के अनेक देश जैसे कि भारत, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, पोलैंड, अमेरिका आदि का विशेष योगदान रहा। 21वीं शताब्दी मनुष्य के इन्हीं प्रयासों से आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का युग है। फिर इसके आगे आता है कि जो अध्ययन की सुविधा हेतु प्राकृतिक विज्ञान को मुख्यतः निम्नलिखित शाखाओं में विभाजित किया गया है। जो विज्ञान है उसे अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ज्योतिषी विज्ञान तथा गणित। मतलब जितने ये विभाग हैं इन सभी भागों को मिला दिया जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मतलब प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सभी क्या है, विज्ञान है, लेकिन उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिकी के बारे में। तो हमारा सिलेबस भी क्या है, भौतिकी से संबंधित है और हमारा चैप्टर भी क्या है, भौतिक जगत। तो हम भौतिकी के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो भौतिकी क्या होता है, तो भौतिकी की सिंपल सी परिभाषा होती है कि जो प्राकृतिक ज्ञान है उसी को ही हम क्या कहते हैं, भौतिकी ज्ञान कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम भौतिकी के बारे में विस्तार से सीखते हैं। तो भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ,
जिसका अर्थ है प्रकृति। यानी जो फिजिक्स है, जो भौतिकी है, उसका इंग्लिश शब्द है फिजिक्स और इसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात सीधी भाषा में कहा जाए तो प्राकृतिक जो ज्ञान है वही हमारा क्या फिजिक्स है। इसका तुल्य संस्कृत शब्द भौतिकी है। मतलब जो फिजिक्स है इसका संस्कृत शब्द भौतिकी है, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम किस किस का वर्णन, घटनाओं का अध्ययन करते हैं? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का। तो यहाँ से हमारी परिभाषा बन जाएगी कि प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को ही हम भौतिकी कहते हैं। भौतिकी में हम प्राकृतिक घटनाओं को कुछ परिकल्पनाओं, सिद्धांतों एवं नियमों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब हम फिजिक्स के अंतर्गत जो प्राकृतिक घटना है उनको हम सिद्धांत के आधार पर पढ़ते हैं, कुछ नियमों के आधार पर पढ़ते हैं, यानी उनकी परिकल्पना कर करके उनको पढ़ते हैं, अर्थात उनका अध्ययन करते हैं। वह विधि जिसके द्वारा हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तथा भौतिकी के नियम एवं सिद्धांत बनाते हैं, भौतिकी की तकनीक अथवा वैज्ञानिक विधि कहलाती है। वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। यदि एक शब्द में क्वेश्चन बनता है कि वैज्ञानिक विधि कैसे कहते हैं, तो जो हमारी ब्लैक लाइन दिख रही है वो ही हमारी वैज्ञानिक विधि की परिभाषा है। इसके बाद अब वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण आते हैं। तो ये चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रत्येक चरण पर से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन कौन से चरण हैं, आइए पहले हम चरणों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनको विस्तार पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चरण है क्रमबद्ध प्रेक्षण, दूसरा चरण है परिकल्पना की स्थापना, तीसरा है परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण, चौथा है सिद्धांत की स्थापना और पांचवा है नियम की स्थापना। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा सिद्धांत और नियम, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला है क्रमबद्ध प्रेक्षण। तो किसी समस्या के समाधान हेतु, जब कोई समस्या है उसके समाधान हेतु सर्वप्रथम वैज्ञानिक सुनियोजित प्रयोग करते हैं तथा क्रमबद्ध प्रेक्षण लेकर उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। अर्थात जब कोई समस्या होती है तो सबसे पहले हम उसका संयोजन करते हैं, फिर उसके बाद उसके क्रमबद्ध प्रेक्षण लेकर उस समस्या को समझते हैं। अर्थात जब कोई समस्या आती है तो उसके आंकड़े हम पहले एकत्रित करते हैं। जिस प्रकार के यदि हम मकान बनाएंगे तो सबसे पहले उसके हम आंकड़े यानी गिट्टी, रेता, सीमेंट सब क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेक्षण, क्रमबद्ध प्रेक्षण। यानी इसमें हम क्रम से पहले सभी सामानों को क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है दूसरा परिकल्पना की स्थापना। अर्थात जब हम मकान बनाते हैं तो पहले उसकी क्या कर ली जाती है, परिकल्पना, कि किस किस प्रकार से उसे हम बनाएंगे। तो परिकल्पना की जो स्थापना है तो प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए कार्यकारी नियम बनाया जाता है, जिसे परिकल्पना कहते हैं। अर्थात परिकल्पना कर ली जाती है कि किस प्रकार हमें क्या करना है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण। अब हमने जो परिकल्पना की है तो उसका हम क्या करेंगे, सत्यता करेंगे। तो उपर्युक्त परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिनसे कुछ भविष्यवाणियाँ की जाती हैं तथा अन्य नवीन प्रयोग करके उनका सत्यापन करते हैं। अर्थात यदि हमने मकान बनाने की परिकल्पना की है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, सत्यता इसको बताएंगे किस प्रकार हम इसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट सिद्धांत की स्थापना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धांत की स्थापना क्या है, यदि निष्कर्ष तथा भविष्यवाणियों का प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो जाता है तो उस परिकल्पना को सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है। अर्थात क्या है कि यदि हमने मकान बनाने की परिकल्पना की और उसको बनाना स्टार्ट कर दिया और वो सत्य हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, सिद्धांत। अन्यथा उस परिकल्पना को संशोधन करके पूर्णतः नवीन परिकल्पना की स्थापना करके व उसकी सत्यता का परीक्षण करके सिद्धांत बनाया जाता है। इस प्रकार प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। यदि हमारी वो प्रेरणा गलत हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, उसे दोबारा के फिर से व्यवस्थित करेंगे। फिर इसके बाद आता है नियम। तो नियम किस पर आधारित होता है, सिद्धांत पर। यानी कैसे, उपर्युक्त स्थान
तो क्या है, उपर्युक्त स्थापित सिद्धांत केवल कुछ सीमित घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए ही सत्य है। अब यदि यह पाया जाता है कि इस प्रकार प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं, प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य है, जो इसे नियम का रूप दे दिया जाता है, अन्यथा सिद्धांत को संशोधित करके नवीन सिद्धांत स्थापना करने तथा उसकी सत्यता को परखकर नियम स्थापित किए जाते हैं। अर्थात जो सिद्धांत होते हैं वो कुछ समय तक लिए सीमित होते हैं, लेकिन जो लंबे समय तक चलते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नियम का रूप दे देते हैं। फिर इसके आगे आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। मतलब जो हमारी भौतिकी है उसका किन किन शाखाओं से संबंध है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में यह क्वेश्चन आ जाता है। तो यह क्वेश्चन हमें बिल्कुल बेसिक तौर पर याद रखना है, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा बेसिक नॉलेज है उसी को हमको लिखना है, बस इसकी मेन टॉपिक याद रखना है। तो जो भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध है, तो किन किन शाखाओं से संबंध है, वो है नंबर 1 गणित, गणित से संबंध है। तो गणित तथा भौतिकी, तो गणित तथा भौतिकी में क्या संबंध है, तो भौतिकी में गणित का बहुत उपयोग होता है। यानी जब हम भौतिक को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें कहीं कहीं गणित देखने को मिलती है। अर्थात गणित और भौतिकी का बहुत गहरा संबंध है। गणित के बिना भौतिकी के मूल नियमों तथा सिद्धांतों को समझना संभव नहीं है। गणित भौतिकी की भाषा है। आजकल के नवीन आविष्कार जैसे कृत्रिम उपग्रह, कंप्यूटर, लेजर आदि गणित तथा भौतिकी की संयुक्त देन है। यानी गणित के बिना फिजिक्स बिल्कुल अधूरी है। यदि कुछ कार्य करते हो तो उसमें हमें गणित की बहुत आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है रसायन विज्ञान तथा भौतिकी। तो रसायन विज्ञान के साथ ही भौतिकी का महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण संबंध है। जैसे कि रसायन विज्ञान में भौतिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। रसायन विज्ञान में अनेक जटिल समस्याएं, रासायनिक संरचनाओं के समझने में भौतिकी के नवीन आविष्कारों जैसे चुंबकीय अनुनाद, एक्स किरणों तथा न्यूट्रॉनों के विवर्तन आदि में बहुत सहायता मिली है। इस प्रकार परमाणु संरचना के अध्ययन से आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था, संयोजकता की प्रकृति तथा रासायनिक आबंध जैसी समस्याओं को समझाया जा सकता है। अर्थात जो कि हमारा आवर्त सारणी है वो है केमिस्ट्री में, लेकिन उसके जो तत्व हैं उनकी आवश्यकता हमें फिजिक्स में भी पड़ी है, क्योंकि जो बम वगैरह बनाए जाते हैं उनमें उस तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है जीव विज्ञान तथा भौतिकी। तो जीव विज्ञान के साथ ही भौतिकी का गहरा संबंध है। कैसे कि यदि हम आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस यंत्रों का उपयोग करते हैं तो वो हमारी फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आकाशीय पिंड हैं उनमें जैसे कि भौतिकी में सूक्ष्मदर्शी तथा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से जीव विज्ञान में कोशिका की संरचना समझने में सहायता मिली है। यदि हम टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए, एक्सरे, कैंसर का पता लगाने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग करते हैं वो यंत्र हमारी भौतिकी से लिए जाते हैं। जैसे कि पॉलीराइड होता है या फिर प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु की सहायता से हम हमारे शरीर के अंदर टूटी हड्डियों का पता लगाते हैं। तो जो शरीर है वो विज्ञान से, जीव विज्ञान संबंधित है, लेकिन जो यंत्र है वो हमारी भौतिकी से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है खगोलीय विज्ञान तथा भौतिकी। तो खगोलीय विज्ञान यानी आकाशीय पिंड, खगोलीय विज्ञान यानी आकाशीय पिंड। तो जो आकाशीय पिंड होते हैं उनको देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। तो जो सूक्ष्मदर्शी और जो दूरदर्शी हैं वो हमारी फिजिक्स से संबंधित हैं। तो इस प्रकार जो भौतिकी है वो अन्य शाखाओं से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी तथा उनसे संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत। यानी कुछ प्रौद्योगिकी हैं, उन किन वैज्ञानिकों ने किस लिए दी हैं उनके आधार पर हमारी कुछ एक सारणी है, उसको आप याद रखना। जैसे कि हमारी प्रौद्योगिकी है और वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तो जैसे कि हमारा नंबर है वायुयान। जो वायुयान होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत बताना है और इनका हम आगे अध्ययन भी करेंगे। तो वो किस पर आधारित होता है, बर्नौली के सिद्धांत पर। अब ये बर्नौली क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट है ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन हमारा एक प्रौद्योगिकी है, मतलब बाध्य यंत्र हैं, जो चलने वाले यंत्र हैं जिनसे हम आज दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। तो यह किस पर आधारित होता है, ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर। यह सिद्धांत हम बिल्कुल डिटेल से आगे सब पढ़ेंगे, अभी आपको इनकी सिर्फ याद रखना है।
फिर नेक्स्ट है विद्युत जनरेटर, तो यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बस आपको यह याद रखना है क्योंकि इस पार्ट में से ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, इनका डिटेल से वर्णन हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रॉकेट नोदन, यानी आपने आसमान में देखा होगा एक रॉकेट चलता है, रॉकेट निकलता है, तो वही होता है रॉकेट नोदन। तो ये किस पर आधारित होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी या न्यूटन का प्रतिक्रिया नियम या तृतीय नियम बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर, तो मंद न्यूट्रॉन तथा यूरॉन नाभिक का नियंत्रित विखंडन। नेक्स्ट है रेडियो तथा टेलीविज़न, ये आप जानते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण तथा संसूचक। फिर है लेजर, लेजर यानी होता है लंबी दूरी तक के लिए जो हम वस्तुएं देख सकते हैं, मतलब जो प्रकाश लंबी दूरी तक चला जाता है, यानी उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश। फिर नेक्स्ट है कण त्वरित, यानी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कण की गति। फिर आता है विद्युत पावर, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। फिर नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर, तो इसका उपयोग किया जाता है अंकीय तर्क परिपथ में। फिर आता है अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन, तो ये क्या है वैज्ञानिक सिद्धांत? अति चालकता। नेक्स्ट है प्रकाशिक तंतु, तो यह है हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल, तो यह हमारा सिद्धांत है प्रकाश विद्युत प्रभाव। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो यह हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा भौतिकी का समाज से संबंध, मतलब भौतिकी का समाज से संबंध बताना है कि भौतिकी से हमें क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो ये सिर्फ एक पूरा निबंध सा है, इसको आप अपने बेसिक तरीके से भी लिख सकते हैं। एक बार अब मैं आपको समझा भी देता हूँ। क्या है कि भौतिकी तथा विज्ञान की अन्य शाखाओं में हुई प्रगति से आधुनिक मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, मतलब जो भौतिकी हैं उससे हमारे जीवन बहुत ही परिवर्तन आए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, दूरसंचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में भौतिकी के आविष्कारों जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि का उपयोग किया जा रहा है। यानी पहले इन सभी की सुविधा नहीं थी, तो हमें जो गणितीय तर्क करने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन आज की युग में हम कंप्यूटर की सहायता से बहुत ही घर बैठे आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा देश विदेश की जो जानकारियाँ हैं वो हमें घर बैठे टीवी पर मिल जाती हैं। दूरसंचार यानी कोई भी खबर मिल जाती है। परिवहन मतलब हमें पहले जाने में एक स्थान दूसरे स्थान में जाने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज के युग में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ही घंटों में हम लंबी दूरियां तय कर लेते हैं। तो इन सभी की सुविधा हमें भौतिकी समाज से मिली है, भौतिकी से मिली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे आता है कि मानव समाज का भौतिकी स्तर ऊंचा उठा है। आज टेलीविज़न का उपयोग ठीक वैसा ही है जैसा कि हम महाभारत में पढ़ते हैं। किस युद्ध क्षेत्र में घटने वाली प्रत्येक घटना का हाल संजय ने अपनी द्रव्य दृष्टि से धृतराज को सुनाया था। यानी पहले के समय में जो संजय थे उन्होंने महाभारत में धृतराज ने पूरी महाभारत अपने द्रव्य दृष्टि से देखकर धृतराज जी को सुनाई थी। संजय ने पूरी महाभारत देखी थी, यानी धृतराज को ऐसा लगता था कि जैसे उनके सामने टीवी चल रही है। तो आज का युग हमें वैसा ही बिल्कुल देखने को मिल रहा है, वो कि हमने पढ़ा है लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं। इसके आगे आता है कि आज रेफ्रिजरेटर प्रत्येक घर की आवश्यकता बन गया है, मतलब जो कि हमारा फ्रिज है, जिससे का उपयोग दिन रात बढ़ता जा रहा है। इसका उपयोग सरकारी दफ्तरों, बैंक, व्यापारिक संस्थानों आदि जगहों पर न केवल बल्कि संपूर्ण जगत में इसका उपयोग हो रहा है। इसके आगे फ़ोटो कैमरा, VCR, टेप रिकॉर्डर, वीडियो गेम, कार्टून फिल्में बनाई जा रही हैं आदि कई सुविधाएं हैं जो कि हमें फिजिक्स से, भौतिकी से हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक हुई हैं। जैसे कि स्मार्टफोन द्वारा अभी ई सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। देश विदेश में बैठे अपने सगे संबंधियों से बातचीत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। रेलवे या हवाई जहाज़ के टिकट बुक करा सकते हैं, यानी कई आदि कार्य कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इंटरनेट। तो आजकल इंटरनेट तथा वाईफाई द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि सोशल मीडिया से जुड़ा जा सकता है। तो घर बैठे हम देश विदेश की पूरी विश्व की जानकारी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो करना वो कर सकते हैं। यानी भौतिकी समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। तो एक क्वेश्चन आप बिल्कुल व्यावहारिक रूप से निबंध की भांति लिख सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट आता है हमारा
कुछ ऑब्जेक्ट आते हैं तो उन पर आधारित कुछ हमारी एक सारणी है। इस सारणी में बताया गया है कि प्रकृति के मूल बल का नाम आपेक्षिक प्रबलता, परास और जिनके बीच लगता है। जैसे कि हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी है गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब जो अपनी ओर आकर्षित करता है वस्तुओं को। जैसे कि पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और यदि हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो पुनः वापस आ जाती हैं। तो इसकी रेंज, इसकी जो आपेक्षिक प्रबलता होती है वो होती है 10⁻⁻29, और इसकी जो परास होती है, रेंज होती है, क्षमता होती है, वो होती है अनंत। और ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंड, यानी पिंडों के बीच में बल लगता है, एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित। फिर दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल, तो ये होता है 10⁻⁻13 और इसकी परास होती है लगभग 10⁻⁻16 मीटर। और कुछ मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों के बीच है लगता है, मतलब बहुत ही छोटे से गैप में है प्रभाव करता है, दुर्बल होता है। ठीक है। फिर इसके बाद है विद्युत चुंबकीय बल, तो ये 10⁻⁻2 और इसकी भी जो परास होती है वो होती है अनंत। और यह भी क्या होता है, आवेशित कण पर कार्य करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, इन पर आवेश होता है तो इन पर क्या विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रबल नाभिकीय बल, तो यह होता है आपेक्षिक प्रबलता 1 और इसकी परास है लगभग 10⁻⁻15 मीटर, और यह भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं भारी मूल कणों के बीच कार्य करता है। वह ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ नोट्स टाइप के थी हमारी ये सारणी, आप याद रखना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है। इस सारणी में से हर साल एक न एक ऑब्जेक्ट जरूर आता है, तो इस सारणी को आप अच्छे से याद रखें। और इसमें जो मुख्यतर आते हैं वो आते हैं हमारे देश के वैज्ञानिकों के, लेकिन इसमें विदेश के वैज्ञानिक भी हैं। तो आइए चलते हैं हमारी सारणी को देखते हैं। सारणी में क्या क्या बताया गया है, वैज्ञानिक नाम बताया गया है और वह वैज्ञानिक किस देश का था और उस वैज्ञानिक ने क्या योगदान दिया, इनके बारे में बताया गया है। तो आपको दिख रहा है आइजैक न्यूटन, तो इंग्लैंड के थे, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था, इसका योगदान दिया। प्रकाश का करणिका सिद्धांत, दूरदर्शी गति के नियम, ये सभी किसने बताए थे, आइजैक न्यूटन ने, जो कि हमारे फिजिक्स के जन्मदाता माने जाते हैं। फिर इसके बाद आता है गैलीलियो गैलीली, ये भी क्या है, वैज्ञानिक हैं और ये थे हमारे इटली के, और इन्होंने क्या योगदान दिया था, दूरदर्शी और जड़त्व का नियम। जितने भी नियम आप पढ़ रहे हैं इन सभी नियमों को आगे पढ़ेंगे और कुछ नियम आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से। इसके बाद आता है माइकल फैराडे, इन्होंने ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन, ये जर्मनी के थे, इन्होंने सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया था। तो आप सापेक्षता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी इन्होंने की है और द्रव्यमान समतुल्यता भी इन्होंने दिया है। फिर है W.K. रॉन्जन, तो जर्मनी के थे, इन्होंने एक्स किरणों के बारे में बताया है, एक्स किरणें क्या होती हैं, कहाँ से उत्पन्न होती हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है क्लार्क मैक्सवेल, तो इंग्लैंड के थे, इन्होंने प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था, इन्होंने इसका योगदान दिया है। फिर आता है नील्स बोर, ये डेनमार्क के थे और इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु मॉडल का योगदान दिया। फिर आते हैं जेम्स चैडविक, ये इंग्लैंड के थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। फिर आता है रदरफोर्ड, तो ये भी न्यूजीलैंड के थे और इन्होंने परमाणु में नाभिक का अस्तित्व बताया। फिर आते हैं एडविन हबल, ये कहाँ, अमेरिका के थे, इन्होंने ब्रह्मांड का प्रसारवाद बताया। फिर इसके बाद आए आर्किमिडीज, तो आर्किमिडीज यूनान के थे, इन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लवन का नियम, उत्तोलक का नियम आदि इन्होंने ही दिया, ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आते हैं लुइस डी ब्रोगली, तो ये फ्रांस के थे, इन्होंने द्रव्य की तरंग प्रकृति का अध्ययन किया। फिर आता है मार्कोनी, तो ये इटली के थे, इन्होंने बेतार संदेश के बारे में अध्ययन किया था, किस प्रकार संदेश से सिग्नल भेजे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है R.A. मिलिकॉन, तो ये अमेरिका के थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बारे में बताया। फिर आते हैं J.J. थॉमसन, ये इंग्लैंड के थे, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक आयन का विशिष्ट आवेश बताया। फिर आते हैं बैकुरल, तो ये फ्रांस के थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बताया। फिर आते हैं पाउली, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने अपवर्जन का सिद्धांत दिया।
फिर आते हैं हिडेकी युकावा, ये जापान के थे, इन्होंने भी नाभिकीय बल की उत्पत्ति की व्याख्या की और पाई मैसन के बारे में बताया। फिर आते हैं वर्नर हाइगनबर्ग, ये जर्मनी के थे, इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया और क्वांटम यांत्रिकी के बारे में अध्ययन किया। फिर आते हैं माइकलसन, और ये पोलैंड के थे, इन्होंने ईथर माध्यम की अस्तित्वहीनता और व्यतिकरण मापी के बारे में बताया। ये ईथर क्या होता है, जैसे कि हमारे आसमान में जो आपको धुंधला धुंधला दिखता है वो सभी क्या है, काल्पनिक ईथर है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं हाइगन, ये हॉलैंड के थे, इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत बताया, यानी प्रकाश किस प्रकार तरंगों के रूप में आगे गति करता है। फिर आते हैं हमारे हेनरिक हर्ट्ज, ये जर्मनी के थे, इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रायोगिक उत्पादन किया, किस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और कितनी लंबी दूरी तक गति कर सकती हैं, इसके बारे में हम आगे की क्लास में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आते हैं ई फर्मी, ये इटली के थे, इन्होंने बीटा क्षय की व्याख्या तथा नियंत्रित नाभ की विखंडन के बारे में अध्ययन किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पॉल डिरॉक, इंग्लैंड के थे, इन्होंने आपेक्षीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया। क्वांटम मतलब होता है छोटे छोटे अणु जब आपस में मिलकर एक संरचना बना लेते हैं वो उसका क्वांटम, मतलब जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा, यानी क्वांटम होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं C.H. टाउन्स, तो इन्होंने अमेरिका के थे और उन्होंने मेसर तथा लेजर का आविष्कार किया। टाउन्स ने लेजर के बारे में बताया था। लेजर अलग अलग फील्ड में अलग अलग होते हैं, जैसे कि नुकीली चीज़ ब्लेड होती है, फनर होती है, ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग लेजर होते हैं। प्रकाश में देखा जाए तो जो लंबी दूरी तक दूरी तय करते हैं वो प्रकाश क्या कहलाता है, लेजर। आपने देखा होगा एक लाल कलर की टॉर्च आती है, उसमें कहीं ओम, घंटी, बिच्छू वगैरह पड़ जाता है तो वो भी क्या हमारे एक लेजर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रांसिस हेस, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया। फिर आते हैं E.O. लॉरेंस, तो ये अमेरिका के थे, इन्होंने साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया। फिर आते हैं जॉन बार्डिन, तो ये अमेरिका के थे, इन्होंने ट्रांजिस्टर और अतिचालकता का सिद्धांत बताया। ट्रांजिस्टर और अतिचालकता क्या होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय वैज्ञानिक क्वेश्चन आता है कि प्रथम 5 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, उनके योगदान बताइए। तो मैं आपके लिए कुछ वैज्ञानिकों के नाम बता रहा हूँ, तो आप उनको याद रखना और उनके योगदान याद रखना। पहला हमारा चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CV रमन। ये भारत के थे और अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने अणुओं के बारे में बताया था कि अणु किस प्रकार प्रकीर्णित होते हैं। फिर इसके बाद आता है होमी जहांगीर भाभा, तो ये भी भारत के थे और उन्होंने कॉस्मिक किरणों का सोपानी प्रक्रम बताया कि किस प्रकार जो किरणें होती हैं वो प्रक्रम के रूप में होती हैं। फिर इसके बाद आता है मेघनाथ साहा, इन्होंने ऊष्मीय आयनन के बारे में अध्ययन किया। फिर आते हैं हमारे विक्रम साराभाई, तो इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बताया। फिर आते हैं हमारे S. चंद्रशेखर, तो इन्होंने तारों का जीवन चक्र बताया कि किस प्रकार तारे अपना जीवन चक्र यापन करते हैं, किस प्रकार वे उधर उधर गति कर रहे हैं, इन सभी के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। फिर इसके बाद आते हैं N.S. बोस, तो इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी का विकास के बारे में अध्ययन किया। फिर आते हैं जगदीश चंद्र बोस या बसु भी बोलते हैं, तो इन्होंने लघु रेडियो तरंगों का उत्पादन के बारे में बताया, किस प्रकार जो रेडियो तरंग होती हैं वो किस प्रकार आगे गति करती हैं और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। फिर आते हैं अब्दुल सलाम, तो इन्होंने दुर्बल तथा विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रियाओं का एकीकरण बताया। फिर इसके बाद आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो इन्होंने, आप सभी जानते हैं कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने अंतरिक्षयान और मिसाइल एवं उपग्रह का प्रक्षेपण के बारे में बताया। और एक नोट है, यह भी जानिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और यह भारत रत्न से सम्मानित हुए और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में इसके शॉर्ट जो हमने कुछ अभी पढ़ा है डिटेल से, उसका शॉर्ट फॉर्म है कि विज्ञान क्या है, प्राकृतिक घटनाओं के सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। अब विज्ञान की ये परिभाषा, विज्ञान कितने भागों में बटा है, तो वो बताया है भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ज्योतिषी विज्ञान और गणित विज्ञान, इन सभी के रूप में विज्ञान हमारा बट गया है, सभी को मिलाकर बोला जाता है विज्ञान है। अब जो भौतिकी विज्ञान है वो भी आगे चल कर यांत्रिकी, ऊष्मा गतिकी, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व, विद्युत गतिकी
भौतिकी, आधुनिक भौतिकी के बारे में बट गया। फिर जो आधुनिक भौतिकी है, अब आधुनिक भौतिकी क्या होती है, तो भौतिकी की हमारी मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं। एक होती है चिरसम्मत भौतिकी, आप नोट कर लेना। नंबर एक होती है चिरसम्मत भौतिकी, यानी 1900 ईस्वी से पूर्व जो अध्ययन किया गया था वो हमारा चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आता है। तो इसे ऐसे बोल सकते हैं कि 1900 ईस्वी से पूर्व की भौतिकी को चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। और फिर इसके बाद दूसरा आता है हमारा आधुनिक भौतिकी। तो 1900 ईस्वी से बाद की जो भौतिकी है वो हमारी आधुनिक भौतिकी कहलाती है, जो कि आज के युग में चल रही है। तो ये आधुनिक भौतिकी भी कई भागों में बटी है। फिर इसके बाद आते हैं प्रकृति के मूल बल। तो प्रकृति के मूल बल मुख्य रूप से चार होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये हमारा 11th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है और पूरा बेसिक है, इसको आप अच्छे से याद रखें और नोट्स बना लें। इसके बाद हम कल से उसी प्रकार की वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दिखेंगे और बोर्ड पर ही अध्ययन करेंगे, और आप नोट्स बनाते चलें, अच्छे से याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।